2025 ने हम सबका साथ दिल और जान से दिया और इस बीच जो सोना चांदी था किस तरह से कभी तूफानी रफ्तार से चमका तो कभी इसके दाम में गिरावट भी देखने को मिली। कभी निवेशकों के चेहरे पर एक खुशी जाहिर हुई तो कभी लगा कि निवेशक असमंजस की स्थिति में है कि निवेश करे या ना करे। कुछ इस तरह से मिला जुला 2025 रहा, लेकिन हर तरह की कंफ्यूजन को दूर अगर किसी ने किया तो वो थे जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी, जो एक बार फिर से 2026 के सबसे खूबसूरत सफर में हमारे साथ मौजूद हैं। सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अनिल जी, सबसे पहले 2025 में आपने हमारे सारे दर्शकों को पैसे की पाठशाला के जरिए उन चुनौतियों को दिखाया, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो गोल्ड से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सिल्वर से जुड़ी हुई हो, तो ये फहरिस्त बहुत आगे होगी। लेकिन 2026 कैसे वेलकम कर रहे हैं आप? 2026 आने वाला जो है वो और भी अच्छा होगा। 2025 तो थोड़ा सा मुश्किल रहा है, जहां तक हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था के नाते भी और बाजार के नाते भी। लेकिन 2025 में अगर कहीं खुशी दिखाई दी, कहीं चमक दिखाई दी तो वो सोने और चांदी में दिखाई दी। सोने और चांदी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। आने वाले समय में भी जो है हमें सोने चांदी और हो सकता है मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई दे, लेकिन सोने और चांदी में तो आने वाले साल में भी दिखेगा। चलिए हम महीने के हिसाब से, फेस्टिव सीजन के हिसाब से, वेडिंग सीजन के हिसाब से आपसे आज बातचीत करेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को जो 2025 में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं उठा पाए हैं, वो 2026 में उठा सकें। तो सवाल यही है, 2026 आप सोने और चांदी के लिहाज से कितना पावरफुल मान रहे हैं इसे? एकदम पावरफुल मान रहा हूँ। 2026 में भी सोने और चांदी में कोई गिरावट, बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। आज जो यहाँ रेट हैं 2026 के अंत तक आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी बढ़े हुए रेट मिलेंगे। तो 2026 में भी हाँ, ये हो सकता है कि जैसे इस साल उसने करीब 65% का मूव दिया, जिसमें से कि अगले साल हो सकता है 65% ना हो, लेकिन 30 से 2026 में हो सकता है इतना ना जाए। इतना स्पीड ना जाए, स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन 30 से 40% का मूव यहाँ पे आ सकता है। जी। सोने और चांदी, सबसे पहले आप ये भी समझ लेते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल का कितना परसेंटेज जो है वो रखना चाहिए। अब 2025 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन 2026 आपके सामने है, इंतजार कर रहा है, दाखिल हो चुके हैं। 2026 में क्या आप वही सलाह देंगे जो आपने हमेशा से दी है कि अपनी प्रोफाइल का 20 या फिर 15 to 20% जरूर रखें? नहीं, अभी सलाह में देखिए थोड़ा सा इसको एलोकेशन आप बढ़ा दीजिए। अच्छा, 2026 के हिसाब से बढ़ चुकी है। 2026 में जिस तरीके से अगर देखें तो जिस तरीके से ये वैश्विक डिमांड बढ़ती जा रही है इन मेटल्स की, तो अब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बल्कि देखिए, कहते हैं ना, जब जहां पर लाभ ज्यादा हो वहां पर आप कैपिटल को और एलोकेट कीजिए। तो ये समय है कि इसमें हम एलोकेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दें। आप मान के चलें कि 20% तो आप केवल गोल्ड के लिए मार्क कर लें और 10 से 15% आप कह रहे हैं जो भी प्रोफाइल है उसके हिसाब, पोर्टफोलियो जो भी है उसका 20% केवल गोल्ड के लिए रखें। अच्छा। और 10 से 15% आप सिल्वर के लिए भी ऐड जरूर करें। लेकिन अनिल जी, क्या एक निवेशक के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि निवेशक इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आते हैं। कोई कहता है भाई हमें तो 3 साल के बाद में रिटर्न चाहिए, कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है नहीं हम और लंबे वक्त तक कर सकते हैं, 10 साल हमारे पास भरपूर वक्त है। किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर वो अपनी पोर्टफोलियो का 20% 5 साल भी लगा दे? जो 10 साल तक या 5 साल तक, देखिए जितनी लंबी अवधि समय तक रखेंगे आप इसको, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो रियल एसेट जिसको हम कहते हैं, जो मेटल्स हैं, इनकी डिमांड और जिनकी जो ग्रोथ है वो आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और बहुत इनके रेट भी काफी बढ़ जाएंगे। हाँ जी। और हम देख भी चुके हैं कि अगर आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हम जाएं तो जो आज है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है, देखिए मार्केट में निवेश को हम कंपेयर करते हैं रिस्क के साथ। हर निवेश के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। फिक्स डिपॉजिट के साथ कोई भी रिस्क नहीं होता है, इसलिए उसको हम रिस्क फ्री एसेट कहते हैं, कि रिस्क फ्री निवेश होता है वो। तो उसका रिटर्न इस समय कितना, लगभग 6% के आसपास है। अगर आप उसको इन्फ्लेशन से डिस्काउंट कर लें तो 1% का आपको मिलेगा। अगर उसमें टैक्स लगा दें तो आप लगभग ना के बराबर हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं पहले भी एक बार मैंने कहा था कि अब इस समय फिक्स डिपॉजिट जो है लगभग अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है। उसको करने का कोई फायदा नहीं रह गया है। वो केवल आप समझ लीजिए कि घर के बजाय आप बैंक को पैसा दे रहे हैं, उससे कुछ आपको रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन और टैक्स से डिस्काउंट करें तो आपको कुछ नहीं बचता। जी। यहाँ पर अब आने वाले समय में ये मेटल्स जो हैं, जो रियल एसेट्स की बात है, यहाँ पर आपको रिटर्न हमेशा बहुत बढ़िया मिलेगा। तो एलोकेशन यहाँ बढ़ाएं। आपको आने वाले समय में लंबे समय तक के लिए बहुत रखें इसको। ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे।
और ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने के चक्कर में आप क्या होगा कि थोड़े से लाभ के साथ उसको बेच देंगे, लेकिन पता चलेगा कि बाद में तो बढ़ गया, बढ़ जाने के बाद फिर कोई दोबारा ले नहीं पाता है, और जो आदमी 5 साल 10 साल तक के रखेगा उसको बहुत बढ़िया फायदा। जी अनिल जी, दो कैटेगरीज यहाँ पर सामने आ रही है, फिर कहिए कि दो वर्ग यहाँ पर सामने आ रहा है। एक वर्ग कह रहा है कि भाई फिजिकल गोल्ड जो है ना वो अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल पैकेज है। कोई कह रहा है कि नहीं, आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जाइए, आप वो कागजी गोल्ड की तरफ से जाइए जो बिल्कुल गोल्ड के हिसाब से ही है, वही सोने का जो फायदा है उसी कागजी गोल्ड में यहाँ पर मिलेगा। क्या दोनों पक्ष सही है या दोनों पक्ष में जो एक अंतर है उसे आप समझाना चाहें? थोड़ा सा अंतर है, दोनों के अपने फायदे नुकसान है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा। देखिए रियल गोल्ड मैं मानता हूं बहुत बढ़िया, सबसे नंबर 1 प्रेफरेंस रियल गोल्ड की होती है कि रियल गोल्ड आपने खरीदा और घर में रख लिया, आप उसको ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, निवेश के लिए आप उसको ब्रिक या कॉइन के फॉर्म में रख सकते हैं, इसमें मेकिंग चार्ज का चक्कर नहीं है। लेकिन उसमें रिस्क कहाँ आता है? रिस्क ये आता है कि हमारा देश देखिए बहुत बड़ा है। हाँ जी। अब जो आपको गोल्ड मिल रहा है और हमारे थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम या फिर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हर व्यक्ति एकदम प्योर गोल्ड उसको मिल पाए, क्योंकि वो अपने पास के सुनार के पास जाएगा, वो क्या क्वालिटी की गोल्ड देगा, क्योंकि बहुत कुछ आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, ज्वेलरीज में कितने स्कैम चल रहे हैं। सही कह रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सभी दर्शक सुनिएगा। तो एक तो प्योरिटी का इशू है, दूसरी चीज सेफ्टी का इशू है, शुद्धता और सुरक्षा दोनों का इशू है फिजिकल गोल्ड के साथ। और उसको बड़ी क्वांटिटी में, अगर कोई बहुत रिच पर्सन या एचएनआई है, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसको खरीद के रख नहीं सकता, वो एक दिक्कत है, वहां भी इशू आ जाता है सेफ्टी का। तो इस नाते जो पेपर निवेश है, इसको पेपर निवेश इसलिए नहीं कहते हैं जनरली, ये एक तरीके से समझिए, देखिए डिजिटल निवेश है ये, क्योंकि पेपर तो मिलता है नहीं, डिजिटल ही है। लेकिन जैसे अगर आप ETF खरीदते हैं तो गोल्ड ETF खरीदते हैं, या गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हैं, तो इनको एक नियम है कि जितने का आपने खरीदा उतने का फिजिकल गोल्ड ये अपने वॉल्ट में सिक्योर करके रखते हैं, और गोल्ड की जो प्राइस है ठीक उसी से ये इनका उतार चढ़ाव चलता है। ETF में फर्क क्या पड़ता है? ETF में आपको थोड़ा सा मार्केट में एक तो मैनेजमेंट और कुछ चार्जेस थोड़े से बहुत नामात्र के बराबर समझिए, वो आपकी सेफ्टी चार्ज है, थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिल सकता है, वरना लगभग वही आपको मिलेगा प्राइस जो आपको गोल्ड में मिलता है। तो ये सेफ्टी के नाते ये कंपैरेटिवली सबसे सेफ है। एक क्लिक में आप बेचेंगे, 24 कैरेट गोल्ड की एश्योरेंस रहती है, रेट आपको 24 कैरेट गोल्ड का मिलेगा। वहां पे सुनार आपको कहानी नहीं बताया कि नहीं साहब ये रेट तो अभी बाजार में यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। बिल्कुल, ये तो हमारे शहर के हिसाब से है ही नहीं, वो औसतन जो रेट होता है उसी में मिल जाता है। जो MCX की रेट चल रही होगी उसी पे आपका बिक जाएगा और एक क्लिक में सेल हो जाएगा, आपको वो पूरा पैसा आपके अगले दिन अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर कन्वीनियंस है, ईज है। ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान ये रखना है कि डिजिटल गोल्ड जो है कभी भी आप हर किसी ऐरे गैरे ऐप में ना निवेश करें। सेबी का, और अब तो कई ऐप आ गए हैं, बहुत ऐप आ गए हैं, ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए आपके साथ, हम यही चाहते हैं। भी कहते हैं ना, देखिए जहां भी लाभ होता है, धन होता है, तो वहां पर नकल भी, असल के पीछे पीछे नकली भी शुरू हो जाता है, फ्रॉड भी शुरू होते हैं। तो आपको पहचानना है कि सरकारी या फिर सरकार के द्वारा अश्योर्ड किया हुआ जो स्कीम है उसी में निवेश करें। ठीक है। अच्छा अनिल जी, जो निवेशक है जिन्हें लगता है कि चलो 2025 या उससे पहले हम गोल्ड की वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए और आज हमें ये समझ आ रहा है, काश हमने 2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो जो बीत गया सो बीत गया। अभी 2026, आप 2026 के लिहाज से एक निवेशक को कौन कौन सी वो सलाह देंगे जो आप कहेंगे कि इस बार गोल्ड खरीद लीजिए, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए? देखिए एकदम साफ और सीधी सलाह है। गोल्ड में एक, जिसके कहते हैं ना SIP जैसे आप करते हो, वैसे ही गोल्ड में एक तो आप SIP करते रहो, ठीक है, फिक्स बेसिस पर अपनी SIP गोल्ड की शुरू कर दो, गोल्ड और सिल्वर दोनों की शुरू कर दो मैं तो कहूंगा, और साथ में हर गिरावट में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दो। ठीक है। इस समय आने वाले साल के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनसे मेरी सलाह कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट वाला कैपिटल आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा और पोर्टफोलियो में उतनी गिरावट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए बाजार की स्थिति ऐसी है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास चला गया। अभी 4 दिन पहले निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन पोर्टफोलियो सबके लाल हैं, पोर्टफोलियो सबके लॉस में दिख रहे हैं, बाजार ऑल टाइम हाई बना चुका है। तो स्टॉक मार्केट में लोग बड़ी दुविधा में फंसे रहते हैं। तो थोड़ा सा वो धन जो है इधर शिफ्ट करिए, पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग करिए, रियल एसेट की तरफ लेके आइए, आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा और पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़िया मिनिमाइज होगा।
तो पर वो आप भी ये मैं कह रहे हैं कि जी। बस सोच समझ कर निवेश करें, जो एकदम, फ्रॉड वाले ऐप सामने आ आप रहे हैं ETF ले लेना, वो नहीं। ETF फुल्ली रेगुलेटेड है, सेबी से रेगुलेटेड है, डीमैट अकाउंट के थ्रू रहेगा, बिल्कुल, आपके हाँ, डीमैट हाँ, में हाँ। रहेगा, बड़ा कन्वीनियंट गोल्ड है। ETF ETF अगर में आपको चलेगा। लेना है तो एकदम। आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, चाहिए। इसके बगैर तो आप गोल्ड ETF नहीं ले सकते, जबकि डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं बिना डीमैट अकाउंट के। Exactly। इसीलिए क्या डिजिटल गोल्ड लेना खतरनाक है, या फिर समझ होनी चाहिए कि आप देखिए, कितना इन्वेस्ट कर डिजिटल रहे हैं? गोल्ड लेना है तो मैं आपको एकदम सीधी सलाह दूंगा, एक ही जगह से खरीदें अगर जिसको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो। वैसे मैंने जैसे कहा कि पेटीएम है या फिर और भी जो यूपीआई एप्स हैं वो सब दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डिजिटल गोल्ड अगर किसी को निवेश के तरीके से खरीदना है तो MMTC PAMP, हाँ MMTC जी, MMT। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यही आपके मेटल्स को ट्रेड करने के लिए बनी हुई कंपनी है। तो ये जो है इसका नाम ही है मेटल एंड माइनिंग्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो इसका काम ही यही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। तो आप जब खरीदेंगे तो ये अपने यहाँ सिक्योर करके रखेंगे, 100% गवर्नमेंट बैकिंग है, आपको कहीं इसमें डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। नहीं है। उसके अलावा फिर भी मैं कहता हूँ सबसे सरल तरीका आप ETF ले लीजिए ना, बात खत्म कर। हाँ, गोल्ड ETF। ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड लेना ही है तो आप MMTC ऐप के थ्रू ले लें। अच्छा अनिल जी, आप एक निवेशक को एक निवेशक को क्या बताना चाहेंगे या क्या समझाना चाहेंगे कि वो अपना अमाउंट जो है गोल्ड में, अगर वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो वो सारा अमाउंट एक में लगा दे, गोल्ड ETF में या गोल्ड बॉन्ड में या डिजिटल गोल्ड में, या फिर उससे अपने उस अमाउंट को 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए? ये देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें आप अपने सुविधा के अनुसार, ये सबकी अपनी थोड़ी सी प्रेफरेंस होती है, पर्सनल चॉइस होती है। देखिए जैसे हम अब जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं तो सबके चॉइस हाँ अलग अलग जी। होती है, वैसे यहाँ पे भी है। आपको पर्पस वही है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं डिजिटल गोल्ड हमारा अलग होना चाहिए क्योंकि ETF का थोड़ा सा अलग है। जनरली क्या होता है कि ETF डीमैट में पड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं शेयर की तरह हमारा हाथ चल जाता है, हम रोज रेट देखते हैं और कहीं ना कहीं उसको बेच देते हैं। हाँ जी। लेकिन फिजिकल गोल्ड या फिर अगर गोल्ड हम डिजिटल गोल्ड खरीद के रखते हैं तो उसको रोज रोज नहीं बेचते, ना तो रोज नहीं रोज उसको करते देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी एक फर्क पड़ता है। देखिए सोने का एक, आपने अगर ज्वेलरी खरीद ली ना तो आप ऐसा नहीं कि अगले 3 महीने बाद अगर सोने का रेट बढ़ गया तो आप ज्वेलरी बेच आएंगे, आप उसको पहनते तो वो आपका एसेट बढ़ता रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सोना रख लिया या कोई शेयर रख लिया ना, बिल्कुल और सही जैसे कह ही वहां रहे पे हैं। 10% 20% का तो वो एक प्रॉफिट दिखा लालच का जो तो उबाल है वो लगता है कि जरूर इसको आता है। क्योंकि हाथ ही क्लिक करना है, एक हाँ क्लिक जी। किया आपने और पैसा आपके हाँ, अकाउंट में आ आपके गया। अकाउंट में विद इन अ आ मिनट गया। आ जाता है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि इस टेंडेंसी को रोकना होगा, लंबी अवधि के लिए डाल कर रखें तो बहुत अच्छा है, वरना कभी कभी डिसिप्लिन के लिए ऐसा करना पड़ता है, या तो फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में रखें या गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में रखें कि आप बेच ही नहीं पाएंगे अब 8 साल तक। सही कहा आपने। तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के तरीके हैं। हाँ। हालांकि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप कोई भी तरीका चूज कर कोई भी कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग परसेंटेज नहीं, बांटे, कोई भी एक में भी तरीका, अगर एक आपको में भी लगता है कर गोल्ड सकते हैं, ETF आपके लिए एकदम, बेहतर है। अच्छा, गोल्ड ETF में ये भी आप बता दीजिएगा क्योंकि 3 साल बाद टैक्स के दायरे में वो आ जाता है, तो ये एक बड़ा फायदा है, और बताया हाँ, कि हाँ। डिजिटल गोल्ड में नहीं है जबकि वो फायदा। जी एकदम है। हाँ। तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है उसको लंबी अवधि के लिए रखें, वो ज्यादा सही रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लंबी अवधि अच्छा, में जब रखें। 2026 के अगर हम जनवरी, फरवरी और मार्च का अगर हम जिक्र करते हैं, 3 महीनों का जिक्र करते हैं, तो क्या दाम में वो बहुत बड़ा उछाल हो सकता है ना देखने को मिले? क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं वो कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में करें, लेकिन ज़रूर ये सवाल पूछूं, क्या ये जो 3 महीने शुरुआत के हैं, जनवरी फरवरी मार्च, क्या ये ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि उसके बाद ही फिर हम देखते हैं कि हमारे फेस्टिव सीजन, हमारे वेडिंग सीजन ये सब शुरू हो जाते हैं। हाँ, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ वेडिंग या फेस्टिव सीजन के पहले खरीद लीजिए। जैसे हमने फिर कहूँगा जुलाई में बात की हाँ थी, जी। और जुलाई के बाद रेट देखिए कहाँ आ बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो उस आपने समय कहा था कि 1 लाख जी, को पार कर जाएंगे, जी, जब सब कह रहे थे कि नहीं 1 लाख तो हो सकता है शायद छू जाए, और आपने कंफर्म कहा था कि जी। अनिल जी थे जिन्होंने कहा था कि कंफर्म मैं यहाँ पर बैठकर कहता हूँ कि लाख जो है वो इस महीने में छू जाएंगे, इस दिन में छू जाएंगे। तो अब मैं फिर वही कहूँगा कि आप शादियों के त्योहार शुरू होने से पहले ही खरीद लें, क्योंकि देखिए आज 1,30,000 है, ये 1,50,000 कब पहुंच जाएगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये आपको लगता है कि 1,50,000 तक 2026 में हमें वो तस्वीर भी नजर आएगी? 2026 में 1,50,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। अच्छा जी। ये आपको पूरी तरह से मतलब आपका अनुमान यहाँ पर ये कह रहा एकदम, है एकदम। कि 30 तक या 40 तक में नहीं टिका रहेगा? नहीं। एक देखिए ये तो टेक्निकल लेवल्स हैं। देखिए चूंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं तो हम लोग चार्ट पे टेक्निकल लेवल बनाते हैं, तो यहाँ से 1,40,000 पर पहला रेजिस्टेंस है, यानी वो लेवल होता है जहाँ पर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन थोड़े से पुल बैक के बाद वो फिर ऊपर जाएगा। और एक रिसर्चर से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं हो गई, हमारे आसपास के लोग हो गए, हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब एक शोधकर्ता सामने हो तो समझ लीजिए वो सिर्फ एक रिपोर्ट के हिसाब से नहीं, कई रिपोर्ट जो खुद अनिल जी और उनकी टीम के जरिए बनाई जाती है उस आधार पर होती है। अच्छा, 2026 बहुत उम्मीदों का साल यहाँ पर लग रहा है। क्या
निवेशक को, इन्वेस्टर को देश विदेश में क्या हो रहा है, कौन सी नीतियां यहाँ पर बन रही है, कौन से युद्ध यहाँ पर चल रहे हैं, अमेरिका की क्या नीति यहाँ पर ट्रम्प के जरिए सामने आ रही है, इन पर भी ध्यान रखना चाहिए। एकदम मेरे ख्याल से देखिए, ये केवल निवेशक के लिए नहीं कहूँगा, हर व्यक्ति जो एक सतर्क और समझदार व्यक्ति है, सबको अपने आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बढ़िया, बहुत लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा और ये ध्यान रखना है कि हर उस घटना पर ध्यान रखें जो आपके निवेश को प्रभावित करती है। तो आप इस समय देखिए, हम एक ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं, तो आज अमेरिका में कुछ होता है तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट इंडिया में भी होता है। सही कह तो रहे हैं। अगर आप अपने धन को कहीं निवेश कर रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान रखें कि किस घटना का असर आपके निवेश पर होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। अगर पॉजिटिव हो तो आप एक्सेलरेट कर दें, यानी कि कैपिटल और डाल दें, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप ब्रेक लगा दें, यानी कि उसको प्रॉफिट बुक कर लें, कैपिटल को निकाल लें। आज से तो ये 3 से करते 4 हैं। साल पहले अनिल जी, 3-4 साल पहले कभी जी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि युद्ध हो सकता है। एकदम। हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लिया। बहुत। अब देखिए हाल ही में जो हम थाईलैंड और कंबोडिया का ये हम युद्ध देख रहे हैं। ऐसे देश जिन्होंने कभी भारत युद्ध और नहीं किया था, पाकिस्तान, उन्होंने शुरू कर लिया। हमें लगा था कि ठीक है नीतियां कठोर हो जाएंगी, हाँ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एकदम। भारत ने साबित कर दिया कि अगर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देने के लिए एकदम। तैयार है। इजराइल का युद्ध हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि अभी फिलहाल 2026 में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब बिल्कुल ही थम जाए, इनका भी असर सोने चांदी पर? देखिए, इमीडिएटली ये ब्रेक तो नहीं लगने वाला है। थोड़ी बहुत चीजें कूल ऑफ हो सकती हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये जो अनिश्चितता है या जो अस्थिरता का माहौल है, ये चलता रहेगा। ये चलता है। उसका कारण ये है, देखिए कारण भी मैं दर्शकों को शेयर कर दूं। उसका कारण यह है कि हम पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान देखें तो एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक शिफ्ट चल रहा है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले एक क्लियर वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ था। सबीना जी, आप तो राजनीति की विशेष जानकार हैं, आपको पता था कि दुनिया को गवर्न करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की 4-5 कंट्रीज थी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और यूरोप। ये लोग मिल करके पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब इधर देखिए, पिछले 3-4 सालों में ये जो शिफ्ट है वो चेंज हो रहा है पूरी तरह से। अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चल रही है, यूरोप की हालत खराब हो चुकी है, सही बात है, यूके की हालत टैरिफ का खराब हो टेरर गई। तो दिखा दिया, लेकिन बैकफुट पर आना पड़ा, एकदम। अपने ही घर पर आना एकदम। पड़ा। आपके टैरिफ के टेरर के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रुकी नहीं है। अभी देखिए रिसेंट रिपोर्ट आई है तो वो जबरदस्त हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है। नहीं तो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि भारत के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे पीएम सामने आए, उन्होंने कहा जो हमारी प्राथमिकता है वो रहेगी हमेशा। तो कहने का अर्थ ये है, अभिप्राय ये है कि ये जो पूरे दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट दिख रहा है, जिसमें कि हमारी जो कंट्री है, साथ में और भी जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, वो जो ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये उभर करके आ रहे हैं और अब ये लीडिंग पोजीशन में, बैकफुट के बजाय ये फ्रंट फुट में आ रहे हैं। तो इसका इकोनॉमिक शिफ्ट और इकोनॉमिक अनरेस्ट और जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट ये बनेगा, चलता रहेगा। ये 2-4 साल लगेंगे इसको स्टेबलाइज होने में। तब तक हमारी इकोनॉमी भी बहुत ग्रो कर जाएगी और फाइनेंशियल कंडीशंस भी ग्रो कर जाएंगे, तो मार्केट भी ग्रो करेगा, लेकिन वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो इस वोलेटिलिटी जो है, वोलेटिलिटी सबसे बड़ा कह लीजिए कि फेवरेट माहौल है गोल्ड और सिल्वर के लिए। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी दुनिया में रहेगी उतनी ज़्यादा इनकी प्राइसेस बढ़ती रहेगी। जी। एक इन्वेस्टर जब अपने कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है, अब अगर हम एक मध्यम वर्ग के लिहाज से करें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास एक निश्चित अमाउंट है। उसे घर भी बनाना है, उसे बच्चों की पढ़ाई भी पूरी करनी है, उसे परिवार भी यहाँ पर चलाना है, उसे पॉलिसी भी चुकता करनी है, उसे EMI भी देना है। ऐसे में क्या सोने चांदी में से अगर किसी एक निवेश को वो देखे और वो कहे कि मैं चांदी पे तो निवेश कर सकता हूँ, सोने पर नहीं, या सोने पर कर सकता हूँ, चांदी पर नहीं, क्या ये फैसला भी सही रहेगा? एकदम सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ मैं बातें भी शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि एक तो देखिए, हमारे देश में एक इकोनॉमिक कहीं ना कहीं हमारे देश में भी शिफ्ट चल रहा है। तो जो नई जनरेशन है या जो आम जनता है, आपके सामने बहुत से ऐसे मौके आएंगे अपने फाइनेंशियल नए सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करने का, जिसमें देखिए सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यूट्यूब अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री हो चुकी है और इसने बहुत लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया है। इस तरीके से और भी आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी AI आने के साथ साथ। तो थोड़ा सा अपने आप एक तो इनकम भी बढ़ाने के नए सोर्स, इर्रेस्पेक्टिव आप क्या काम करते हैं, आप किस जगह पे हैं, मतलब इस तरीके से कहें कि अब अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में और डेमोक्रेटाइज होने वाली हैं, उनकी डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी। तो आप देखें, अगर आपने देखा भी हो तो एक ट्रक ड्राइवर है, उसका भी यूट्यूब चैनल चल रहा है। बिल्कुल एक कोई दुकान वाला है, उसका भी, और उसकी भी अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उसकी इनकम भी अच्छी खासी आ चुकी है।
एक कोई प्रोफेशनल है उसके भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। तो अब क्या है कि जो फाइनेंशियल जो डेमोक्रेसी है वो बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इस पर आप ध्यान रखें। तो पहला तो अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के नए साल में प्रयास करें। दूसरी चीज, अब इसको निवेश करने के लिए आपके चाहे जो कोई भी इनकम हो उसका एक हिस्सा जरूर आप फ्यूचर के लिए निवेश करके ही रखें। मतलब इस बात का इंतजार ना करें कि मेरे पास पैसे होंगे तब मैं जाकर इन्वेस्ट करूंगा। थोड़ा ही सही आप कह रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। देखिए अमूमन क्योंकि हमने ये देखा है अनिल जी कि हमें लगता है पैसे जमा कर लेंगे पहले। 10% से ही शुरुआत करें, 5% से शुरुआत करें, पर शुरुआत बहुत खास बात, ये सभी दर्शकों के लिए है और ये हर एक शख्स के लिए, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो, चाहे उसकी उम्र 25 साल हो, या फिर क्यों ना 60 साल से ऊपर पहुंच गई, कहीं भी आप, हाँ कहीं भी आप सोचेंगे बहुत भारी अमाउंट में कमाने लगूंगा, जब मेरे पास आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा ना सोचा सवीना जी, एक और बात दर्शकों के साथ शेयर करूंगा जो हमने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में सीखा। देखिए जिंदगी हमेशा 2 + 2 4 नहीं होती। जिंदगी मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए आप शुरुआत करें। कई बार लोग सोचते हैं अरे भाई 5% से शुरू करूंगा, पता नहीं इतने सालों में क्या होगा। आप शुरुआत तो करिए। आपको पता नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास सडन इनकम आ जाए और वो 2 + 2 5 में कन्वर्ट हो जाए। तो जिंदगी जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पर बस आप प्रयास करें, बाकी वो कहते हैं ना पूरी कायनात आपको मिलकर हेल्प करेगी। 2026 में मैंने अनिल जी से ये बात सीख ली और मैं भी उससे जरूर अपनाऊंगी। और अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक निवेशक को ये बता पाना, समझा पाना कि हम कहाँ निवेश करें, कहाँ ना निवेश करें। और एक जो ये असमंजस की स्थिति है ये होनी लाजमी है, क्योंकि आप रिसर्चर हैं, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, इसलिए और बेहतरीन तरीके से समझा पाते हैं। जाते जाते कुछ खास कहना चाहिए? सबसे पहले देखिए हम सब एक साधारण इंसान है। ये तो हमारा प्रोफेशन है कि हम रिसर्च करते हैं या मार्केट। तो आप जो भी काम करें उसमें बड़ी ईमानदारी से, बड़े मन लगा करके, अपने इंटरेस्ट को लगा करें, आपको जरूर प्रगति मिलेगी और आप उसमें जिंदगी वो पूरी कहते हैं ना, पूरी यूनिवर्स आपको उसमें हेल्प भी करेगी आगे बढ़ाने में। तो जाते जाते दर्शकों से यही है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस समय हमारे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, क्योंकि हमें ये किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपका खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि धन आप बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को रखें, थोड़ी सी जानकारी बढ़ाएं और उसको निवेश करें। वो आपके लिए पैसिव इनकम बनेगा, आपके वो फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ देगा। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। हम सबके लिए आपको और दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, समझाने के लिए और समझने के लिए और उसे समझते हुए हमारे करोड़ों दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।